अध्याय 6 लक्ष्य महासागर। सुबह से ही गोल्डफिश मेले के बाहर भीड़ लगी हुई थी। एक अधेड़ आदमी ने अपना मोबाइल नीचे करते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैंने 7 लाख युआन तुम्हारे खाते में भेज दिए हैं। एक बार चेक कर लो। आर्यन ने तुरंत अपना बैंक अकाउंट देखा। कुछ ही क्षण बाद उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान फैल गई। हाँ, पैसे मिल गए। वह भीड़ की ओर मुड़ा और ऊंची आवाज में बोला, अब केवल 3 सर्वोत्तम रेड कैप ब्राउन ओरांडा बाकी हैं। कीमत सिर्फ 3,50,000 युआन प्रति मछली। इनके बिकने के बाद दोबारा उपलब्ध नहीं होंगी। और एक सर्वोत्तम चिली रेड एरोवाना भी है जिसकी कीमत 30 लाख युआन है। जिसे देखना हो बेझिझक आइए। उसकी बात खत्म होते ही भीड़ में से किसी ने आवाज़ लगाए, मुझे एक चाहिए, क्योंकि सभी जानते थे कि यही मछलियां मेले के अंदर 4,30,000 युआन में बिक रही थीं, जबकि आर्यन उनसे 80,000 युआन कम कीमत पर बेच रहा था। इतनी सस्ती कीमत पर खरीद कर आगे बेचने पर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता था। जरूर, आर्यन मुस्कुराया, एक सुंदर कांच के बर्तन में मछली रखी और ग्राहक को सौंप दी। कुछ ही देर बाद उसके खाते में फिर 3,50,000 युआन आ गए। अब उसके बैंक खाते में कुल 10,50,000 युआन थे। इतनी बड़ी रकम देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फिर जोर से पुकारा, अब केवल 2 रेड कैप ब्राउन ओरांडा और एक चिली रेड एरोवाना बाकी हैं। अब तक वहां लगभग 100 लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर मेले के सेवा केंद्र में आयोजन समिति के निदेशक झाओ प्रदर्शनी हॉल के अंदर इधर उधर देख रहे थे। उन्होंने भौहें सिकोड़ लीं, आज लोग इतने कम क्यों हैं? पास बैठे कई अधेड़ और बुजुर्ग भी हैरान थे। हाँ, आखिर सारे ग्राहक गए कहाँ? तभी एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आया, निदेशक झाओ, निदेशक लियान, बड़ी समस्या हो गई। झाओ ने नाराज होकर पूछा, क्या हुआ, इतनी घबराहट क्यों है? कर्मचारी हाँफते हुए बोला, बाहर प्रवेश द्वार पर एक युवक स्टॉल लगाकर रेड कैप ब्राउन ओरांडा 3,50,000 युआन में बेच रहा है। अब तक 3 मछलियां बिक भी चुकी हैं। क्या? निदेशक झाओ का चेहरा बदल गया। 3,50,000? जी, और वहां 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई है। झाओ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह बिना एक पल गंवाए बाहर की ओर चल पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पहुंचा, उसने देखा कि सचमुच लोगों की भारी भीड़ जमा थी। उसी समय किसी ने ऊंची आवाज लगाई, बाकी बची दोनों रेड कैप ब्राउन ओरांडा मुझे चाहिए। वह आदमी भीड़ चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। निदेशक झाओ भी उसके पीछे पीछे भीड़ में घुस गया। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, यही आखिरी 2 रेड कैप ब्राउन ओरांडा हैं। खरीदार ने मछलियों को ध्यान से देखा और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। मैं बैंक ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। पीछे खड़े निदेशक झाओ की नज़र जैसे ही थर्मोकोल के डिब्बे पर पड़ी, उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। उसने मन ही मन गाली दी, धत तेरे की, करोड़ों की मछलियां इस थर्मोकोल के डिब्बे में रखी हैं। ये लड़का तो जानबूझकर भोला बनने का नाटक कर रहा है। उसका मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। अब जब आर्यन 3,50,000 युआन में मछलियां बेच चुका था, तो मेले में रखी उनकी 4,30,000 वाली मछलियां कौन खरीदता? बल्कि अब तो कीमत घटाकर 3,50,000 करने पर भी शायद कोई ग्राहक नहीं मिलता। आर्यन ने निदेशक झाओ को देखा, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह फिर ऊंची आवाज में बोला, अब केवल एक सर्वोत्तम चिली रेड एरोवाना बची है। कीमत 30 लाख युआन। भीड़ में हलचल मच गई। मछली तो वाकई शानदार है, लेकिन 30 लाख युआन, इतने पैसे कौन देगा? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बिना सोचे खरीद लेता। इतनी खूबसूरत एरोवाना मैंने कभी नहीं देखी। चारों तरफ यही चर्चा होने लगी। आर्यन ने भीड़ की बातें सुनी और हल्का सा निराश हो गया। उसे समझ आ गया कि 30 लाख युआन की मछली बेचना आसान नहीं था। इसे खरीदने की क्षमता बहुत कम लोगों के पास थी। लोग आते, मछली देखते, उसकी तारीफ करते और फिर अफसोस जताकर चले जाते। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोपहर के 3 बज गए, फिर भी एरोवाना नहीं बिकी। आर्यन मन ही मन बड़बड़ाया, अगर पहले से पता होता तो इतनी महंगी एरोवाना को उन्नत ही नहीं करता। हालांकि उसके आसपास लगातार भीड़ लगी रही, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिला। आखिरकार शाम के 5 बज गए। उसने तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। उसने गहरी सांस ली, छोड़ो, अब इसे नहीं बेचता। वैसे भी मेरे पास 17,50,000 युआन हैं। फिलहाल इतना काफ़ी है। आर्यन ऐसा इंसान था जो छोटी छोटी चीज़ों में भी संतुष्ट रहना जानता था। कुछ दिन पहले तक वह केवल कुछ 100 युआन कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। आज उसके खाते में 17,50,000 युआन थे, इसलिए एरोवाना न बिकने का उसे ज़्यादा दुख नहीं हुआ। उसने एरोवाना को वापस थर्मोकोल के डिब्बे में रखा और अपनी हार्ले मोटरसाइकिल पर बैठकर विश्वविद्यालय लौट गया। छात्रावास पहुंचकर उसने मछली को सुरक्षित रखा। इसके बाद वह सीधे प्रथम श्रेणी सीफूड रेस्टोरेंट चला गया। अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। खाना खाते समय उसने मन ही मन फैसला किया,
कल मैं महासागर जाऊंगा। अब समय आ गया है कि अपनी शक्ति बढ़ाऊं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नदीपुर समुद्र के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर था। उसके पास ही बोहाई सागर स्थित था। देश के 4 प्रमुख समुद्रों में बोहाई सागर सबसे छोटा और सबसे उथला समुद्र माना जाता था। आर्यन के लिए यह सबसे उपयुक्त स्थान था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगली सुबह आर्यन अपनी भारी हार्ले मोटरसाइकिल लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपनी वर्तमान स्थिति देखी। नाम आर्यन। जाति मानव। दिव्य नाग में रूपांतरित होने की क्षमता। स्तर 1 नाग शक्ति 25-1000। विशेष क्षमताएं अपने स्तर से कमजोर सभी समुद्री जीवों पर नियंत्रण। समुद्री जीवों का ग्रसन करके नाग शक्ति प्राप्त करना। साधना विधि दिव्य नाग साधना प्रणाली। आर्यन मन ही मन सोचने लगा, मेरी शक्ति अभी बहुत कम है। फिलहाल मैं केवल उथले समुद्री क्षेत्र में ही रह सकता हूँ। अगर किसी शार्क जैसे बड़े शिकारी से सामना हो गया तो शायद वही मुझे खा जाएगा। हालांकि बोहाई सागर के इस इलाके में शार्क बहुत कम होती हैं। कुछ देर बाद वह समुद्र तट पर पहुंच गया। पिछले कुछ वर्षों में विकास के कारण नदीपुर का समुद्र तट एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका था। चारों ओर नीला समुद्र, सुनहरी रेत और ठंडी समुद्री हवा बह रही थी। आर्यन ने अपनी मोटरसाइकिल पार्क की और लोगों से दूर एक सुनसान जगह की ओर चला गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है, तब उसने सामने फैले अनंत महासागर को देखा। क्षितिज तक फैला अथाह जल, लगातार उठती लहरें। उसके भीतर अचानक एक अजीब सा उत्साह भर गया। यही है मेरा असली संसार। उसने अपने कपड़े उतारे और धीरे धीरे समुद्र में उतर गया। अगस्त की तपती गर्मी में समुद्र का पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसने गहरी सांस ली और सीधे समुद्र में छलांग लगा दी। अगले ही पल उसके मन में विचार आया, नाग रूपांतरण। स्विश, एक चमकदार प्रकाश के साथ उसका शरीर सिकुड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में वह हथेली के बराबर आकार के एक दिव्य नाग में बदल चुका था। समुद्र में प्रवेश करते ही उसकी गति कई गुना बढ़ गई। बस अपनी पूंछ हल्की सी हिलाते ही वह 4-5 मीटर आगे निकल जाता। आर्यन खुशी से समुद्र में लहराने लगा। उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। हाँ हाँ हाँ, यही मेरी असली दुनिया है। हे विशाल महासागर, मैं आ रहा हूँ। आर्यन ने जैसे ही समुद्र में प्रवेश किया, उसकी दिव्य नाग दृष्टि सक्रिय हो गई। उसकी नज़र सामने तैर रही एक छोटी सी मछली पर पड़ी। पीली क्रोकर मछली। स्तर 0। प्राप्त होने वाली नाग शक्ति 0.08। हथेली जितना छोटा होने के बावजूद दिव्य नाग का सुनहरा शरीर अद्भुत तेज और राजसी आभा बिखेर रहा था। आर्यन की आंखों में उत्साह चमक उठा। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और एक ही झटके में उस छोटी मछली को निगल गया। उसके भीतर थोड़ी सी नाग शक्ति समा गई, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ। यहाँ की मछलियाँ बहुत छोटी हैं। मेरी वर्तमान शक्ति से तो मैं कई किलो वजन वाली मछलियाँ भी आसानी से निगल सकता हूँ। सिर्फ 0.08 नाग शक्ति मिलने से वह थोड़ा निराश हुआ। अब उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि दर्जनों किलो वजन वाली मछलियाँ भी उसके लिए कोई चुनौती नहीं थीं। यद्यपि उसका दिव्य नाग रूप केवल हथेली जितना था, फिर भी उसकी शक्ति उसके मानव रूप के बराबर थी। समुद्र की साधारण मछलियां उसके सामने बिल्कुल असहाय थीं। आर्यन ने अपनी पूंछ झटकी और समुद्र की गहराई की ओर बढ़ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बोहाई सागर बहुत गहरा नहीं था। सूर्य की किरणें सीधे समुद्र तल तक पहुंच रही थीं। नीचे हर तरफ रंग बिरंगी दुनिया फैली हुई थी। छोटी छोटी मछलियां, झींगे, समुद्री घास, विचित्र आकार वाले समुद्री जीव, पत्थरों पर लहराती हरिकाएं। आर्यन की आंखें चमक उठीं। विश्वविद्यालय की झील तो इसके सामने कुछ भी नहीं थी। तभी उसकी नज़र आधा मीटर लंबी एक बड़ी मैकरेल मछली पर पड़ी। लगभग 4 किलो वजन। उसकी जानकारी तुरंत सामने उभर आई। मैकरेल मछली। स्तर 0। प्राप्त होने वाली नाग शक्ति 0.8। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पूरे 0.8 नाग शक्ति। अगले ही क्षण वह तीर की तरह उसकी ओर बढ़ा। जब उनके बीच केवल 5 मीटर की दूरी बची, तब मैकरेल ने उसे देख लिया। लेकिन जैसे ही उसने आर्यन से निकलती दिव्य नाग की आभा महसूस की, उसका पूरा शरीर कांप उठा। भागने की कोशिश करने के बावजूद वह भय से जड़ हो गई। आर्यन मुस्कुराया, भागकर कहाँ जाओगी? दिव्य नाग का दबाव फैलते ही 5 मीटर के भीतर आने वाले सभी समुद्री जीव उसके सामने पूरी तरह दब जाते थे। एक झटके में उसने पूरी मैकरेल को निगल लिया। उसकी नाग शक्ति फिर बढ़ गई। आर्यन बेहद उत्साहित हो गया। कमाल है, मेरी वर्तमान शक्ति 5 मीटर के भीतर सभी समुद्री जीवों को पूरी तरह दबा सकती है, और इससे दूर रहने वाले जीव भी मेरे दबाव को महसूस करते हैं। वह फिर आगे बढ़ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब जहां भी उसे कोई समुद्री जीव दिखाई देता, वह पहले उस पर अपना नाग पराक्रम छोड़ता, फिर आराम से उसे निगल जाता। प्रशांत मैकरेल, स्पेनिश मैकरेल, पीली ड्रम मछली, हेरिंग, पॉम्फ्रेट, छोटी हथेली जितनी थीं, बड़ी कई किलो वजन की।
सभी उसकी नाग शक्ति के आगे पूरी तरह समर्पण कर देतीं। समुद्र तल पर उसे बड़े बड़े झींगों के झुंड भी दिखाई दिए। लगभग 1 किलोमीटर तैरने के बाद आर्यन के आसपास 5 मीटर के दायरे में हजारों समुद्री जीव इकट्ठा हो चुके थे। उन्हें देखकर वह हंस पड़ा। अगर इन्हें सीफूड मार्केट में बेचूं तो लाखों युआन मिल जाएं। विशाल टाइगर झींगे, दुर्लभ मछलियां, हर एक की अच्छी कीमत थी। लेकिन मेरी ताकत बढ़ाना इससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अगले ही पल उसने एक के बाद एक सभी समुद्री जीवों को निगलना शुरू कर दिया। समुद्र में सुनहरा दिव्य नाग मानो विनाश का तूफान बन गया। 1 मीटर लंबी मछलियां भी उसके मुंह में समा रही थीं। कुछ समय बाद आर्यन खुशी से हंस पड़ा। हा 80 से ज्यादा नाग शक्ति मिल चुकी है। समुद्र में शक्ति बढ़ाने की रफ्तार सचमुच जमीन से कई गुना तेज है। उसने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा हो चुका था। सुनहरे शल्क और अधिक चमकदार हो गए थे। छोटे छोटे पंजों में भी भयावह शक्ति झलक रही थी। उसकी नाग मूंछें भी पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली लग रही थीं। आर्यन ने अपना शरीर घुमाकर खुद को देखा। वह बेहद संतुष्ट था। इसके बाद वह और भी गहरे समुद्र की ओर बढ़ गया। अब वह तट से लगभग 5 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाए। यहाँ भी समुद्री जीव कम हैं। मुझे और अंदर जाना होगा। इतना कहकर वह फिर आगे बढ़ गया। रास्ते भर वह समुद्री जीवों को वश में करता, उन्हें निगलता और उसकी नाग शक्ति लगातार बढ़ती जाती। लगभग 8 किलोमीटर आगे पहुंचने के बाद समुद्र की गहराई अचानक बढ़ गई। अब यहाँ पानी 13 से 14 मीटर गहरा था। चारों ओर घने हरे समुद्री शैवाल फैले हुए थे। रंग बिरंगी प्रवाल भित्तियां समुद्र तल को सजाए हुए थीं। तभी आर्यन की नज़र सामने पड़ी। अरे, इतना बड़ा झुंड! सामने हजारों रिबन फिश एक साथ तैर रही थीं। कुछ 1 मीटर लंबी थीं, बाकी भी काफ़ी बड़ी थीं। उसने तुरंत उनकी जानकारी देखी। रिबन फिश, स्तर 0। आर्यन मुस्कुराया। सिर्फ स्तर 0, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि रिबन फिश स्वभाव से बेहद आक्रामक होती हैं, लेकिन दिव्य नाग के सामने उनकी हिम्मत जवाब दे जाती थी। आर्यन पूरी गति से उनकी ओर बढ़ा। उसका सुनहरा शरीर समुद्र में किसी बिजली की चमक जैसा दिखाई दे रहा था, जैसे कोई प्राचीन दिव्य नाग समुद्र में उतर आया हो। रिबनफिश का पूरा झुंड घबरा गया। कुछ कांपने लगीं, कुछ भागने लगीं। आर्यन ने गरजते हुए अपना नाग पराक्रम छोड़ दिया। क्षण भर में 5 मीटर के भीतर मौजूद सभी रिबनफिश शांत हो गईं। वे उसकी ओर ऐसे देखने लगी जैसे किसी सम्राट के सामने प्रजा खड़ी हो। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आर्यन मुस्कुराया। उसने एक रिबनफिश को निगल लिया, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लेकिन तभी पूरा झुंड अचानक 2 भागों में बंट गया। बीच में अपने आप एक रास्ता बनने लगा। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। धीरे धीरे उस रास्ते से एक विशाल छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। कुछ ही क्षण बाद एक दैत्याकार रिबनफिश उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी लंबाई 2.5 मीटर से भी अधिक थी। शरीर लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ा। पीठ के पंख तलवार जैसे नुकीले थे। आर्यन ने तुरंत उसकी जानकारी देखी। रिबनफिश सम्राट, स्तर 1, प्राप्त होने वाली नाग शक्ति 88। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। स्तर 1, रिबनफिश सम्राट। साधारण रिबनफिश तो 1 मीटर से भी छोटी होती थीं, लेकिन कभी कभी 2 मीटर से भी बड़ी रिबनफिश मिलती थीं, जिन्हें लोग रिबनफिश सम्राट कहते थे। उनसे भी विशाल एक और प्रजाति होती थी, विशाल ओरफिश, जिसकी लंबाई 10 से 15 मीटर तक पहुंच सकती थी। आर्यन ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ यह विशाल ओरफिश नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्तर 1 का समुद्री सम्राट है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसने विशाल रिबनफिश के तेज दांतों की ओर देखा, फिर मन ही मन उसका अनुमान लगाया। इसके आकार को देखकर लगता है मैं इसे भी निगल सकता हूँ। उधर रिबनफिश सम्राट भी आर्यन को घूर रहा था। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वह महसूस कर रहा था कि सामने वाला छोटा सा जीव बेहद खतरनाक है, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक और भावना जन्म ले रही थी। अगर मैं इसे निगल जाऊं तो शायद मैं और भी शक्तिशाली बन जाऊं। ये हर जीव की जन्मजात प्रवृत्ति थी। आर्यन की आंखों में भी युद्ध की ज्वाला जल उठी। उसने धीरे धीरे अपना शरीर सीधा किया। उसकी सुनहरी आंखें रिबनफिश सम्राट पर टिक गईं। युद्ध शुरू होने वाला था।